जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ विच इज़ रिगार्डिंग अ केस लॉ, विच इज़ रिगार्डिंग अ केस लॉ। कौन सा केस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं? यानी देखिए कभी-कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि काइंडली एक्सप्लेन द फॉलोइंग केस लॉ इन डिटेल विच इज़ मतलब फर्स्ट कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इस केस लॉ को जो है आप डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो अनफॉर्च्यूनेटली देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि ये आंसर जो है किस फॉर्मेट में लिखना है। ये आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो आप यहाँ पर पूरा फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये पूरे का पूरा आंसर वगैरह फ्रेम करना है। अब देखिए सबसे पहले ये केस में हुआ क्या था? मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये पूरे का पूरा आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए ये वैसे तो मैंने बार-बार आपको समझाया है ये केस लॉ, बट यहाँ पर पूरा डायग्रामेटिकली हम देख देख लेंगे। एक होती है कार्लिन मैम, एक मैम जिनका नाम होता है कार्लिन, और एक होती है कंपनी, कार्बोलिक इस कंपनी का नाम होता है। स्मोक बॉल इस सॉरी स्मोक बॉल जो है इस कंपनी की एक मेडिसिन होती है। स्मोक बॉल कंपनी इस तरह, यानी कार्बोलिक जो है इस कंपनी का नाम होता है और स्मोक बॉल जो है उसकी एक मेडिसिन होती है। और इस कंपनी का ये दावा होता है, इस कंपनी का ये क्लेम होता है, ये अनाउंसमेंट होता है कि जो भी हमारी ये मेडिसिन वगैरह कंज़्यूम करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी देखिए मेडिसिन वगैरह खाने के जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, सुबह में लेना है, शाम में लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है। तो इतने जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह वो फॉलो करते हुए जो भी पर्सन क्या करेगा, ये हमारी मेडिसिन लेगा, तो उसको इन्फ्लुएंज़ा, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, इन्फ्लुएंज़ा बीमारी वगैरह नहीं होगी। और अगर ये बीमारी किसी को होती है, ये मेडिसिन खाने के बाद भी, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 100 यूरो का हम उसको अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे करके इस तरह की ये अनाउंसमेंट पर्टिकुलर कंपनी करती है। तो अब उसके बाद होता क्या है? यानी कार्लिन मैडम जो ये होती हैं, ये कार्लिन मैडम जो है ये स्मोक बॉल मेडिसिन वगैरह लेती हैं और अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वगैरह उसको कंज़्यूम करती हैं, खाती हैं। उसके बाद भी इन कार्लिन मैडम को जो है इन्फ्लुएंज़ा वगैरह हो जाता है, इन्फ्लुएंज़ा हो जाता है। तो फिर ये कार्लिन मैडम जो है इन लोगों के पास पहुँचती है और बोलती हैं कि मैम हम, यानी बोलती हैं कि मुझे तो इन्फ्लुएंज़ा हो गया था और आपने रिवॉर्ड वगैरह डिक्लेयर किया था कि जिसको भी इन्फ्लुएंज़ा वगैरह होगा 100 यूरोज़ वगैरह जो है उसको दिए जाएँगे। तो फिर मुझे आप 100 यूरोज़ दे दीजिए। देखिए मुझे इन्फ्लुएंज़ा हो गया आपकी मेडिसिन लेने के बाद भी। तो फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर कार्बोलिक कंपनी बोलती है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंपनी बोलती है कि मैम हमने तो आपके साथ जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया ही नहीं है। हमने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाया ही नहीं है। अगर बनाया है तो कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट, लाकर दिखा दीजिए। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस 100 यूरो। तो हम आपको ये अमाउंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ये कार्लिन मैडम क्या करती हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं और कोर्ट में ये केस चला जाता है। दैट्स व्हाई कार्लिन मैम ने इस पर्टिकुलर कंपनी पर केस किया है, इस तरह का ये केस बना है। तो कोर्ट में पूरी बात वगैरह जाने के बाद कोर्ट में ये डिसीजन होता है कि ये कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया था, ये कंपनी ने जो अनाउंसमेंट वगैरह किया था, हम इसको अच्छी तरह ड्रॉ करते हैं। इस कंपनी ने क्या किया था, ये जो अनाउंसमेंट वगैरह सबके साथ किया था कि जो पर्सन भी क्या करेगा, हमारी ये मेडिसिन वगैरह कंज़्यूम करेगा, तो फिर भी उसको अगर इन्फ्लुएंज़ा वगैरह हो गया, तो फिर वो पर्सन, उसको हम लोग जो है $100 100 सॉरी 100 यूरो वगैरह देंगे। तो इस तरह ये खुद क्या है, ये एक ऑफ़र है। ये क्या है, एक पब्लिक ऑफ़र, जनरल ऑफ़र, जैसा हमने ऑफ़र के एसेंशियल्स वगैरह पढ़ते वक़्त पढ़ा। तो ये ऑफ़र, ये क्या है, ऑफ़र है। और जो भी पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन ए, मान लीजिए ये पर्सन बी, मान लीजिए ये पर्सन सी, और यहाँ पर कार्लिन मैम, जो भी इस मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वगैरह कंज़्यूम करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनका ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह पर अमल करना, यानी इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फ़ॉलो करना, ये खुद क्या है, ये एक्सेप्टेंस है। ये खुद क्या है, एक्सेप्टेंस है। अब अलग से एक्सेप्टेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है।
अलग से एक्सेप्टेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर यानी बोलने की ज़रूरत नहीं है। कार्लिन मैम यहाँ पर थोड़ी जाकर बोलेंगी कि सर मैंने आपकी ये मेडिसिन अभी ले ली है और अब मैं उसको खाने वाली हूँ और अगर इन्फ्लुएंज़ा हो जाएगा तो फिर आपके पास से पैसे लेकर आने मतलब पैसे डिमांड करने के लिए आने वाली है। इस तरह थोड़ी होता है। तो इस तरह जो भी पर्सन ये मेडिसिन वगैरह खाएगा, कंज़्यूम करेगा, यानी उसने क्या कर लिया इनडायरेक्टली हर एक पर्सन उसने क्या कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली जब ऑफर और एक्सेप्टेंस वगैरह होता है तो फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बन जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो ये अनाउंसमेंट था कि जो भी हमारी मेडिसिन वगैरह खाएगा, मेडिसिन वगैरह ईट करेगा तो उसको जो है क्या होगा यानी और उसको इन्फ्लुएंजा वगैरह अगर हो गया तो हम उसको 100 यूरो सॉरी हाँ, या 100 यूरो वगैरह देंगे। तो ये क्या है? ये खुद एक ऑफ़र है। ये खुद क्या है? एक ऑफ़र है। तो अब ये ऑफ़र मिल जाने के बाद जो भी पर्सन क्या करेगा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन वगैरह अगर खाएगा, फिर भी उसको अगर इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गया फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा अगर हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक एक्सेप्टेंस यानी इन्फ्लुएंजा हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस वगैरह अगर इसने ये मेडिसिन वगैरह खा ली, तो फिर ये इसको एक एक्सेप्टेंस वगैरह माना जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह का डिसीजन वगैरह यहाँ पर हुआ और अल्टीमेटली कोर्ट ने यहाँ पर 100 यूरो वगैरह जो है देने का ऑर्डर दिया कि कार्बोलिक कंपनी वगैरह 100 यूरो देगी कार्लिन मैडम को। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोलने का आपको भूल गया यानी उतनी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। बस ये बात है कि अपने इस अनाउंसमेंट का सीरियसनेस वगैरह बताते हुए, इस कार्बोलिक कंपनी ने क्या किया था 1000 यूरो वगैरह जो है कंपनी में सॉरी बैंक में डिपॉज़िट कर दिए थे। इस अनाउंसमेंट का सीरियसनेस वगैरह दिखाते हुए। उन्होंने क्या किया था बैंक में 1000 यूरोज़ वगैरह डिपॉज़िट कर दिए थे। तो बस ये एक फैक्ट था। बस मैंने आपको बताना सोचा अदरवाइज़ कुछ इसमें यानी छूटने की जैसी बात नहीं है। तो बस ये कार्लिल और कार्बोरिक कंपनी का ऐसा मामला हुआ था। ये दूसरे बस मैंने एग्ज़ाम्पल वगैरह आपको देने के लिए ड्रॉ किया है, अदरवाइज़ ऐसा यानी दूसरे भी लोगों ने 100 यूरो डिमांड किए थे, ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ था। तो आई होप कि ये केस लॉ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या फॉर्मेट होता है, ये इस तरह के केस लॉ वाले आंसर किस तरह लिखना चाहिए, ये हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपका मेन आंसर, इसके बाद हम डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स वगैरह पर आते हैं। तो देखिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये हमारा टॉपिक है और इसके रिगार्डिंग जो-जो भी सेक्शंस वगैरह पिक्चर में आएँगे दैट इज़ 2A, 2B, 2D, सेक्शन नंबर 8, 10 एंड 73। तो ये सेक्शंस वगैरह पिक्चर में आएँगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है, इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस वगैरह आपको किस तरह लिखना है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इज़ अ लैंडमार्क केस ऑन, ये क्या है? एक लैंडमार्क केस है। किसके रिगार्डिंग? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सभी चीज़ें हमने जो है डिटेल में समझी हैं कि ऑफर किसको बोलते हैं, एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं, कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये जो इंटेंशन होता है, तो ये जो है इटसेल्फ इज़ एन एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, अब ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते किसको हैं, ये हम नीचे समझेंगे और इससे पहले मैंने आपको समझा भी दिया है। इस तरह का मतलब जो अनाउंसमेंट वगैरह जैसी बातें होती हैं, जिस तरह कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं यहाँ पर ऑलरेडी केस लॉ मौजूद है। तो ये कंपनी ने जो अनाउंसमेंट वगैरह किया था, तो ये अनाउंसमेंट एक तरफ़ा था, एक तरफ़ा ऑफ़र जिसको बोलेंगे। सो दैट्स व्हाई इस तरह के एक तरफ़ा जो क्या होते हैं, चीज़ें अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, उसको क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बोलेंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामने वाला कोई अलग से पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ़ सामने वाला ये ऑफ़र कर रहा है। सामने वाला थोड़ी पैसा वगैरह, हाँ, वो मेडिसिन का पैसा वगैरह तो वो देगा बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि उस मेडिसिन के लिए जो पैसा दे रहा है, वो उस मेडिसिन खरीदने का कंसिडरेशन उसको माना जाएगा। एस्टैब्लिश दैट, अब इस केस लॉ ने क्या-क्या एस्टैब्लिश किया? अ पब्लिक एडवर्टाइज़मेंट कैन बी वैलिड ऑफर।
तो जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होता है, अनाउंसमेंट वगैरह, वो एक वैलिड ऑफर हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे? एक वैलिड ऑफर माना जाएगा। एक्सेप्टेंस कैन ऑकर थ्रू परफॉर्मेंस। एक्सेप्टेंस वगैरह किस तरह हो सकता है? परफॉर्म, यानी जिस तरह हमने देखा, कोई अगर आपका प्रोडक्ट लेकर आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अमल करता है, यानी उसको परफॉर्म करता है, तो उसको एक्सेप्टेंस बोला जाएगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यानी कंसिडरेशन कोई अमाउंट पे किया जाए तभी उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नो, दैट्स नॉट द थिंग। नॉट नेसेसरीली कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन वगैरह जैसी कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन अनाउंसमेंट होता है। द परफॉर्मर्स एक्ट कैन बी वैलिड कंसिडरेशन, तो ये परफॉर्मर्स का एक्ट मतलब जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो करना वगैरह, तो इसको खुद ही एक वैलिड कंसिडरेशन यहाँ पर माना जाएगा। तो इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए। द प्रिंसिपल करस्पॉन्ड्स डायरेक्टली विथ, तो यहाँ पर कौन कौन से सेक्शंस वगैरह पिक्चर में आएंगे, जैसा हमने ऊपर भी देखा, 2A, 2B, 2D, 8, 10, 73, ये सेक्शंस वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फैक्ट्स ऑफ द केस, अब केस के फैक्ट्स वगैरह क्या क्या है? कौन सी कंपनी थी? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इनका प्रोडक्ट क्या था? स्मोक बॉल, ये इनका प्रोडक्ट था। क्लेम टू प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा, तो ये इन्फ्लुएंजा को, यानी इनकी मेडिसिन खाने के बाद इन्फ्लुएंजा किसी को नहीं होगा, इस तरह का इनका क्लेम था। एडवर्टाइजमेंट क्या था? 100 यूरो रिवॉर्ड टू एनीवन यूजिंग इट एज डायरेक्टेड बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फ्लुएंजा, यानी एनीवन, जो भी क्या करेगा, एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया है, जैसा इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टेड है, वैसा इस पर्टिकुलर मेडिसिन को अगर कंज्यूम करेगा, फिर भी उसको स्टिल कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फ्लुएंजा, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा अगर हो गया, तब ये 100 यूरो का रिवॉर्ड उसको मिलेगा। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसमें थे। फिर डिपॉजिट, जैसा मैंने आपको बोला कि 1000 यूरो का डिपॉजिट वगैरह जो है इन्होंने बैंक में डाल दिया था, डिपॉजिट कर दिया था 1000 यूरो। किस लिए? शो सिंसियरिटी, ताकि सिंसियरिटी वगैरह शो हो गया, देखिए हमारे प्रोडक्ट पे हमें इतना भरोसा है कि हम 1000 यूरो वगैरह ऑलरेडी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। और यहाँ पर प्लेंटिफ कौन होती है? यानी ये सिविल केसेस में जो केस इनिशिएट करता है, यानी जो फर्स्ट पार्टी होता है, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। यहाँ पर प्लेंटिफ कौन था? मिसेस कार्लिल यूज्ड द बॉल, यानी स्मोक बॉल, एज इंस्ट्रक्टेड, स्टिल कॉट इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पर उन्होंने ये मेडिसिन खाने के बाद भी उनको क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा हो गया। डिफेंडेंट रिफ्यूज्ड पेमेंट, तो यहाँ पर जो इस सिविल केसेस में जो दूसरी पार्टी होती है, जिस पर केस किया गया होता है, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। क्यों? क्योंकि अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। मिसेस कार्लिल सूड फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस वगैरह उन्होंने जो है ब्रीच किया है। उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था कि 100 यूरो देंगे, वो नहीं दे रहे हैं, इस तरह का केस वगैरह उन्होंने किया था कार्लिल मैडम ने कंपनी पर। अब इसमें लीगल इश्यूज क्या क्या थे बिफोर द कोर्ट? कोर्ट देखिए क्या करता है, लीगल इश्यूज वगैरह डिसाइड करता है कि क्या क्या लीगल इश्यूज वगैरह हैं। तो क्या क्या लीगल इश्यूज थे? सबसे पहली बात, वॉज द एडवर्टाइजमेंट अ बाइंडिंग ऑफर और मियर पफरी, तो क्या ये एडवर्टाइजमेंट जो था कंपनी का, उसको एक बाइंडिंग ऑफर बोला जा सकता है क्या, या नहीं बोला जाएगा? वो बस एक पफरी वगैरह था करके। तो इसको एक बाइंडिंग ऑफर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये पहला इशू था। सेकेंड, कुड अ जनरल ऑफर टू द पब्लिक बी एक्सेप्टेड बाय कंडक्ट, तो ये जो जनरल ऑफर इस तरह के होते हैं, जो पब्लिक में अनाउंस किए जाते हैं, तो क्या उसको ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है? यानी कंडक्ट के बेसिस पर ही, जो भी मैडम ने क्या किए थे, कार्लिन मैम ने इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो किया था, तो ये क्या है? उनका कंडक्ट है, और उस कंडक्ट की वजह से ये एक्सेप्ट वगैरह जो हुए हैं, मतलब कंडक्ट वगैरह जो उन्होंने किया है, तो क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह माना जाएगा? ये एक सेकंड इशू था। थर्ड वन, वाज देयर वैलिड कंसिडरेशन फॉर मिसेस कार्लिन। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है, एक तो ऑफर होता है और दूसरा एक्सेप्टेंस होता है, यानी दोनों तरफ से कंसिडरेशन वगैरह होता है। तो क्या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड कंसिडरेशन था या नहीं? ये थर्ड इशू था। डिड द कंपनी शो एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तो क्या कंपनी ने इंटेंशन यहाँ पर शो की है लीगल रिलेशंस में क्रिएट करने का? क्यों? क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में से एक है ये। अब इसके बाद कोर्ट का डिसीजन क्या आया?
समरी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। हेल्ड फॉर मिसेस कार्लिल, तो जैसा मैंने आपको बोला कि कार्लिल मैम जो है ये केस जीत लेती हैं। द एडवर्टाइजमेंट वॉज अ डेफिनाइट ऑफर टू द वर्ल्ड, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको एक लीगल वैलिड डेफिनाइट ऑफर माना जाएगा, इस तरह का फैसला कोर्ट ने किया। व्हाट आर अदर पॉइंट्स? बाय यूजिंग द स्मोक बॉल एज डायरेक्टेड, उन्होंने जिस तरह स्मोक बॉल वगैरह ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वगैरह जो उन्होंने खाया है, उसको एक परफॉर्मेंस मिसेस कार्लिन एक्सेप्टेड थ्रू परफॉर्मेंस, यानी इस तरह के केसेस में जब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वगैरह उसको कंज्यूम किया जाएगा तो उसको जो है परफॉर्मेंस माना जाएगा और इसी को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एंड जब एक्सेप्टेंस हुआ है तो अल्टीमेटली एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया है। हर एक्ट, कौन सा एक्ट? परफॉर्म करने का एक्ट। वॉज अ वैलिड कंसिडरेशन, तो ये खुद क्या है? एक वैलिड कंसिडरेशन है, इसको कंसिडरेशन माना जाएगा। द डिपॉजिट ऑफ 1000 यूरो प्रूव्ड अ सिंसियर इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड, तो ये 1000 यूरोस का उन्होंने डिपॉजिट वगैरह कर दिया था जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए ये कुछ लीगल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं जो हम वन बाय वन ये स्टडी करने वाले हैं। आज थोड़ा सा 10 बजे से 5 मिनट वगैरह ज़्यादा जा सकते हैं, तो काइंडली डोंट लीव द क्लास बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो बस ये इतने कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, उसके बाद ये आज का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी। तो ये अगेन वन बाय वन ये हम यहाँ पर स्टडी करने ही वाले हैं, सो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली हम वन बाय वन जो भी लीगल प्रिंसिपल्स वगैरह हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल नंबर वन, ऑफर टू द वर्ल्ड और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब तो ऑफर टू द वर्ल्ड किसको बोलते हैं या यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह किसको बोलते हैं? एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी एन ऑफर, एक एडवर्टाइजमेंट को ऑफर बोला जाएगा व्हेन इट इज क्लियर, स्पेसिफिक एंड शोज इंटेंट टू बी बाउंड। तो अगर क्लियर है, स्पेसिफिक है और इंटेंशन है उनका किसमें? लीगल रिलेशन में एंटर करने का और मतलब बाउंड होने का, तो उसको एक क्या बोला जाएगा? लीगल ऑफर माना जाएगा। एनी वन फुलफिलिंग द कंडीशन एक्सेप्ट द ऑफर बाय कंडक्ट, तो जो भी कंडीशंस वगैरह होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं उसको फुलफिल करता है तो उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी अपने कंडक्ट के बेसिस, यानी जो कंडक्ट है उसको ही एक्सेप्टेंस वगैरह यहाँ पर माना जाएगा। क्रिएट्स यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसी को बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वन प्रॉमिस रिवॉर्ड, यानी वन प्रॉमिस जो यहाँ पर क्या था? रिवॉर्ड था। इन एक्सचेंज फॉर एन एक्ट, यानी ये जो प्रॉमिस किसके एक्सचेंज में था? अगर कोई वो एक्ट यानी परफॉर्मेंस वगैरह करेगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, तो इसके एक्सचेंज में ये प्रॉमिस है यूजिंग द प्रोडक्ट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिसमें सामने वाले की तरफ से कोई अलग से कंसीडरेशन नहीं होता है। वो जो ये एक्ट है यानी जो परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, उसी को कंसिडरेशन माना जाएगा। वंस कंडीशंस आर फुलफिल्ड, जब कंडीशंस वगैरह फुलफिल होंगे, द कंपनी बिकम्स बाउंड, तो जो कंडीशंस वगैरह हैं वो सब परफॉर्म होने के बाद कंपनी पर ऑटोमेटिकली बाउंड होगा। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस, वही बात के परफॉर्मेंस वगैरह के थ्रू जो भी यानी परफॉर्मेंस वगैरह करेगा उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। इन अ यूनिलैटरल ऑफर परफॉर्मेंस इटसेल्फ इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, वही बात जो मैंने आपको ऊपर भी बताई। नो नीड फॉर सेपरेट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी यहाँ पर अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपका मेडिसिन ले चुकी हूँ और अब मैं खाने वाली हूँ, और अगर फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया तो मैं पैसे डिमांड करने वाली हूँ। नो, यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस माना जाएगा। कनेक्ट्स डायरेक्टली टू सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये सेक्शन 8 यहाँ पर पिक्चर में आता है जिसमें क्या बोला गया है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस, तो कंडीशंस को जो भी परफॉर्म करता है, जो भी फुलफिल करता है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस माना जाएगा। दस मिस कार्लेस यूज ऑफ द स्मोक बॉल वॉज सफिशियंट एक्सेप्टेंस, तो इस तरह मिसेस कार्लिन ने जो स्मोक बॉल वगैरह क्या किया था, यूज किया था, कंज्यूम किया था, उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। नेक्स्ट रिगार्डिंग कंसिडरेशन, मिसेस कार्लिस एक्ट ऑफ बाइंग एंड यूजिंग द स्मोक बॉल वॉज कंसिडरेशन,
तो कंसिडरेशन यानी अलग से यहाँ पर पैसा देने की बात ही नहीं है। जो उनका एक्ट था, मेडिसिन लेना और उसको कंज़्यूम करना, ये खुद क्या है? कंसिडरेशन है। शी फेस्ड इनकन्वीनियंस, कंपनी बेनिफिटेड फ्रॉम इंक्रीज्ड सेल्स एंड पब्लिसिटी, यानी बस इसमें ये बोला गया है कि भले ही उनको थोड़ा इनकन्वीनियंस वगैरह का सामना करना पड़ा, बट अल्टीमेटली उनको उनका रिवॉर्ड मिल गया। और फिर उसके बाद कंपनी के सेल्स वगैरह भी इंक्रीज हुए और पब्लिसिटी भी हुई। इस केस देखिए, अल्टीमेटली जो है नुकसान नहीं हुआ कंपनी का, उल्टा इस केस की वजह से पब्लिक की कंपनी की पब्लिसिटी हुई और उनके सेल्स वगैरह इंक्रीज हुए। वैलिड अंडर सेक्शन 2D, तो ये सेक्शन 2D के अंडर वैलिड है। क्यों? एक्ट डन एट प्रोमिसर्स डिजायर, कल हमने प्रोमिसर्स डिजायर के रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल में बातें वगैरह देखी हैं। तो प्रोमिसर के डिजायर की वजह से जो भी, यानी डिजायर के बेसिस पर जो भी एक्ट होता है, यानी प्रोमिसर जो भी करने के लिए बोलता है, उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ई, एक पर्सन है एफ, ये बोलता है कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बना दो, मैं तुमको 500 रुपीज़ वगैरह दूंगा, 500 रुपीज़ वगैरह दूंगा। तो अब देखिए, ये क्या है? एफ के लिए ये चीज़ कंसिडरेशन है। उसी तरह ई के लिए क्या कंसिडरेशन है? कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। तो इस तरह ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, ये क्या है? एक एक्ट है। ये भी एक कंसिडरेशन है, किसके लिए? ई के लिए। सो सिमिलरली ये जो एक्ट है, जो इसमें परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस जो है, वो एक्ट को ही कंसिडरेशन माना जाएगा। एक्सचेंज ऑफ डेट्रीमेंट एंड बेनिफिट सेटिस्फाइड द रूल ऑफ कंसिडरेशन, यानी देखिए यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? डेट्रीमेंट एंड बेनिफिट। डेट्रीमेंट मतलब जो डिसएडवांटेज, यानी लॉस वगैरह जिसको बोलेंगे। तो ये भी यहाँ पर हुआ है दोनों पार्टीज के साथ। सो दैट्स वाई कंसिडरेशन एक वैलिड, यहाँ पर इसको एक वैलिड कंसिडरेशन बोला जाएगा, एक्ट को वैलिड कंसिडरेशन बोला जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 4, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, क्या यहाँ पर लीगल रिलेशन में एंटर होने का कोई इंटेंशन था? कंपनी ने खुद क्या किया था? 1000 यूरो बैंक में डिपॉजिट किए थे, जो खुद क्या है? एक जेन्युइन इंटेंशन है। खुद क्या है? ये एक जेन्युइन इंटेंशन है। कोर्ट रिजेक्टेड आर्ग्यूमेंट दैट द एड वाज अ मियर पफ, तो कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट ही खत्म कर दिया कि वो इंटेंशन वगैरह कुछ नहीं था, वगैरह वगैरह। तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है बस एक ये था, पब्लिसिटी स्टंट वगैरह था। तो इस तरह के सभी आर्ग्यूमेंट वगैरह ही कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स विद सच डिपॉजिट्स, तो इस तरह के जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं, जो ये इस तरह के डिपॉजिट्स वगैरह भी जिसमें होते हैं, उसको एक बाइंडिंग प्रॉमिस बोला जाएगा, उसको एक बाइंडिंग प्रॉमिस बोला जाएगा। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, क्या टर्म्स वगैरह में सर्टेनिटी थी? अगेन, टर्म्स वर वेरी क्लियर। टर्म्स में कुछ भी, यानी ये भी एक चीज होती है जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, कि क्या टर्म्स वगैरह बिल्कुल क्लियर है, कुछ उसमें कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ टर्म्स वगैरह बिल्कुल क्लियर थे, डेफिनाइट थे। एडवर्टाइजमेंट टर्म्स वर क्लियर एंड डेफिनाइट। क्या क्या? स्पेसिफिक एक्ट, क्या करना है? ये स्मोक बॉल मेडिसिन लेना है। स्पेसिफिक पीरियड एज डायरेक्टेड, कंज्यूम करना है, खाना है। और अगर फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ, स्पेसिफिक रिवॉर्ड 100 यूरो का यहाँ पर था। तो नो वेगनेस, यहाँ पर कुछ भी वेगनेस कंफ्यूजन वगैरह नहीं था, ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर था। हैंड्स वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था। अब इसके बाद रेमेडीज वगैरह के रिगार्डिंग क्या चीज़ें, यानी रेमेडीज वगैरह क्या क्या थी? कंपनीज रिफ्यूजल टू पे, यानी कंपनी ने जो सबसे पहले रिफ्यूज किया 100 यूरो देने से, तो ये इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह माना गया। रेमेडी क्या है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ड्यू टू ब्रीच, तो जब भी ब्रीच होता है उसके कॉम्पेंसेशन वगैरह उसका देना पड़ता है लॉस को कवर करने के लिए। मिसेस कार्लिल एंटाइटल्ड टू 100 यूरो रिवॉर्ड एज कॉन्ट्रेक्चुअल डैमेजेस, तो इस तरह 100 यूरो वगैरह उनको मिसेस कार्लिल को दिया गया। अब इसके बाद देखिए, आपको ये मेंशन करना होता है, ये केस तो है फॉरेन का, आपको ये मेंशन करना होता है कि इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ क्या रिलेशन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस, ये क्लियरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इसका रिलेशन है। जो एडवर्टाइजमेंट है ये प्रपोजल है, और जो परफॉर्मेंस है ये एक्सेप्टेंस है।
उसी तरह कंसीडरेशन की जहां तक बात है, जो उन्होंने एक्ट किया प्रॉमिसर के डिजायर पर, वही क्या है, एक वैलिड कंसीडरेशन है, वही एक वैलिड कंसीडरेशन है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 8 पिक्चर में आता है। परफॉर्मिंग द एक्ट, जो उन्होंने एक्ट वगैरह परफॉर्म किया, वही एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। इस तरह पूरा हर एक सेक्शन देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ पर हमें मैच होता हुआ मिल रहा है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस। क्यों? क्योंकि सेक्शन 10 में एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं और सभी के सभी एसेंशियल्स यहाँ पर फुलफिल होते हैं। फ्री कंसेंट हो गया, कॉम्पिटेंस हो गया, लॉफुल ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया, सब कुछ। ब्रीच एंड रेमेडी के रिगार्डिंग सेक्शन 73 पिक्चर में आता है। क्यों? क्योंकि जब कंपनी ने रिफ्यूज किया पे करने से, तो यहाँ पर उनको कॉम्पेंसेशन वगैरह देना पड़ा। तो इस तरह कंप्लीटली ये केस लॉ क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड है। लास्ट में हम ये केस लॉज वगैरह पढ़कर फिर ये क्लासरूम एग्जांपल्स वगैरह देखकर हम ये आज का टॉपिक खत्म करते हैं। एक तो वही केस लॉ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, और यूनिलैटरल ऑफर बाइंडिंग, इस तरह यूनिलैटरल ऑफर जो होते हैं वो एक बाइंडिंग ऑफर होता है। नेक्स्ट केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। गौरी दत्त का केस भी हमने देखा है। यहाँ भी गौरी दत्त क्या करते हैं, उनके नेफ्यू को ढूंढने के लिए पूरा अनाउंसमेंट करते हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो यहाँ पर होता क्या है, नॉलेज ऑफ ऑफर एसेंशियल फॉर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड लेने के लिए ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑफर नहीं होगा तो फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं होगा। थर्ड केस लॉ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। एक्ट मस्ट मूव एट प्रोमिसर्स डिजायर। तो ये जो भी एक्ट वगैरह होता है प्रोमिसर के डिजायर के बेसिस पर, प्रोमिसर जैसे बोलेगा वैसे करना होगा, तभी उसको एक वैलिड एक्सेप्टेंस वगैरह माना जाएगा। चिन्नैया वर्सेस रामैया, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो कंसिडरेशन जो है कोई थर्ड पार्टी वगैरह भी कर सकता है, जैसा कल हमने एक डिटेल में ये केस लॉ वगैरह समझा है। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, पास्ट सर्विसेज एट प्रोमिसर्स रिक्वेस्ट, जो प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पर पास्ट सर्विस वगैरह होते हैं उसको एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा, एक वैलिड कंसिडरेशन उसको माना जाएगा। तो यहां पर भी क्या हुआ था, उन्होंने मेडिसिन लेकर रखी थी पास्ट, सॉरी फॉर दैट, पास्ट में उन्होंने मेडिसिन वगैरह लेकर रखी थी, फिर बाद में वो इन्फ्लुएंजा होने के बाद डिमांड करने चली गई। सो दैट्स वाई ये पास्ट सर्विसेज वगैरह प्रोमिसर के रिक्वेस्ट पर जो हुई है उसको वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। लास्ट में हम ये दो एग्जाम्पल और पर्पस देखकर आज का टॉपिक खत्म करते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी एडवर्टाइजेस 10,000 रुपीज फॉर रिटर्न ऑफ लॉस्ट पेट। यानी एक कंपनी है, ये क्या करती है, कोई पेट वगैरह लॉस्ट हुआ होता है, गुम गया होता है, जो भी इसको ला कर देगा तो उसको 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ए फाइंड्स एंड रिटर्न इट। तो ए को ये पेट मिल जाता है और ए ला कर देता है, वैलिड एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। तो ये यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता, जो परफॉर्मेंस होता है उसी को एक्सेप्टेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, पर्सन रिटर्न्स पर्स अनअवेयर ऑफ रिवॉर्ड। यानी मान लीजिए ये एक पर्सन है एक्स, इसका जो है बटवा वगैरह जो है गुम गया। अब इसने जो है पूरा अनाउंसमेंट वगैरह कर दिया कि जो भी मुझे मेरा पर्स वगैरह ला कर देगा मैं उसको 1,000 रुपीज वगैरह इनाम में दूंगा। अब एक पर्सन वाई, इसको पता ही नहीं है कि ये ऑफर इस तरह का चल रहा है, और वो अगर ला कर दे देगा बटवा, उसको पता नहीं है ऑफर के बारे में, तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसका ये पर्स वगैरह ला कर देना इज नॉट कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि ऑफर का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर उसको वो रिवॉर्ड मिलेगा। अनअवेयर, अनअवेयर ऑफ रिवॉर्ड, नो कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि लालमन शुक्ला वाले केस में हुआ था। अब पर्पस क्या है, इस पूरे कंसेप्ट का पर्पस क्या है, इलस्ट्रेट्स डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड अननोइंगली परफॉर्मिंग एक्ट्स अंडर यूनिलैटरल ऑफर। तो ये यूनिलैटरल ऑफर जो होते हैं उसमें नोइंगली कुछ काम करने और अननोइंगली कुछ काम करने में क्या डिफरेंस होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, ये हमें यहाँ पर अच्छी तरह बात समझ में आती है। तो आई होप कि ये आज का टॉपिक भी आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, या फिर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एंड फील फ्री टू टॉक काइंडली। बिल्कुल, अगर कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर मुझे कब
जी। ओके। मैं इसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करता हूँ। साँप भी मरे लाठी भी ना टूटे इस तरह का मैं ताकि आप लोगों का असाइनमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। मैं देखता हूँ इसके रिगार्डिंग और असाइनमेंट की लास्ट डेट वग़ैरह अभी कब तक है? शायद अभी टाइम होगा उसको, फिर भी कितना अक्टूबर? नवंबर ओके, नॉट अक्टूबर। किसी असाइनमेंट का डेट अक्टूबर वग़ैरह कुछ है? ओके, थर्ड ओके, ओके, ओके। आप एक काम कीजिए मुझे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन या फिर जो असाइनमेंट का पीडीएफ होता है आप मुझे भेज दीजिए। मैं देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ। ओके फाइन। और किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा ज़रा सभी लोग जो है ज़रा फीडबैक वग़ैरह मुझे दे दीजिए इन शॉर्ट यानी फीडबैक वग़ैरह अगर आप देंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। इन शॉर्ट लंबा-चौड़ा फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबा-चौड़ा भी देंगे देन ऑल्सो यू आर मोस्ट वेलकम। येस, ऑल ऑफ यू। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। अदर पीपल, कैन यू पीपल रिप्लाई? ओके फाइन, लेट इट बी। अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हैं फीडबैक वगैरह देने के लिए तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझे कांटेक्ट करके फीडबैक वगैरह दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर तो मैंने बार-बार मैसेजेस में प्रमोशनल वीडियोज़ में, प्रमोशनल मैसेजेस वगैरह में मेरा नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। ओके फाइन। सो यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो यू पीपल कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच।